नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब अनिका अपनी छत से फिर से रोहित को अपनी दूरबीन से देख रही थी तो तभी रिया वहाँ पर आ जाती है और वह उसे अब कहती है कि प्लीज मम्मा आप सोने के लिए चलो। इधर रिया अनिका को अपने साथ लेकर आ जाती है तो अभी तक अलेक्जेंडर भी जग रहा था और इधर अब रिया कहती है मोम वैसे वो अलेक्जेंडर के बड़ी इतने खड़ूस क्यों हैं और उन्होंने दादी माँ नानी माँ आपके और मेरे दोनों भाइयों के सामने मुझे इतनी जोर से डांटा था। आपने उस समय उन्हें रोका क्यों नहीं। इधर अब यहाँ पर अनिका रिया से कहती है कि आपको लगता था कि मैं रोकने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे अगर तुमने अपने पनिशमेंट को पूरा नहीं किया तो तुम्हारा पनिशमेंट का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर ये बात सुनकर अब रिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पर कहती है सच में कितने अलेक्जेंडर के बड़ी कितने खड़ूस है। और वो जब वहाँ से चली जाती है तो अलेक्जेंडर अनिका की तरफ देख कर कहता है क्या हुआ मम्मा, सब ठीक तो है ना। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है हाँ बेटा सब ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है मॉम मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं आपको देखने भर से ही जान लेता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एनीवे मॉम अगर आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी जो अभी रिया कह कर गई है। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब अनिका कहती है हाँ बोलो ना बेटा, आपको क्या पूछना था। तो इधर अब यहाँ पर अनिका अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है वो मोम क्या सच में आपको भी लगता है कि मेरे बड़ी खड़ूस हैं जैसे अभी रिया को लग रहा था। क्या ये सच है मोम, क्योंकि देखो मुझे तो मेरे बड़ी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं लगते। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है हाँ अलेक्जेंडर इतना तो है कि आपके बड़ी थोड़े से तो खड़ूस हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। और वैसे भी उनका इतना खड़ूस होना थोड़ा सा लाजमी भी है, क्योंकि अगर वो ऐसे इतने थोड़े से खड़ूस नहीं होते ना तो आप तो रिया को संभालना सच बताऊं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। इवन मैं तो खुश हूँ कि उस समय आपके बड़ी ने रिया को डांटा। इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है यस मोम यू आर राइट। और वैसे भी जब डैड कहीं भी नहीं मिल रहे थे तो जब रिया को ये सब पता चला तो रिया का तो रो कर बुरा हाल हो गया था। रिया थी कि रिया तो किसी के भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो बस रो कर डैड ही कहे जा रही थी। पता है उस समय हम कितने परेशान हो गए थे, आप तो अच्छी तरह से जानती ही हो ना। अरे वो किसी की भी नहीं सुन रही थी, इवन आपकी भी नहीं। इवन ये तो अच्छा हुआ कि उस समय बड़ी ने सिचुएशन को संभाला और बड़ी ने उसे इतनी जोर से डांटा था। जब बड़ी की डांट को सुनने के बाद ही रिया उस समय शांत हुई थी, क्योंकि अगर उस समय बड़ी नहीं डांटते तो पता नहीं रिया और कितना आतंक मचाती। एनीवे मोम आप ऐसा करो, आप अभी अपने रूम में जाकर सो जाइए क्योंकि मोम रात ज़्यादा हो चुकी है। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है हाँ बेटा आप भी जाओ और आप भी जाकर सो जाओ। और इधर अनिका भी यहाँ पर अलेक्जेंडर को गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं अलेक्जेंडर भी अपने रूम में चला जाता है। एक तरफ जहाँ पर ये सभी सोने के लिए चले गए थे तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजीव गुलेरिया के पैलेस में अब तक यहाँ पर महेंद्र पीरामल राजीव के साथ अब यहाँ पर आलिशा के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर यहाँ अंजलि आलिशा के सिर पर यहाँ पर थपकियाँ दे रही थी क्योंकि अंजलि मल्होत्रा आलिशा के साथ ही थी। ये देखकर अब महेंद्र पीरामल अब राजीव गुलेरिया को धीरे धीरे से कहता है यार तूने अंजलि को क्या श्वेता के बारे में कुछ नहीं बताया है क्या कि श्वेता के साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है इस वक्त अंजलि का यहाँ पर रहना काफ़ी सेफ होगा। अगर वो यहाँ से मल्होत्रा हाउस चली गई ना तो शायद इस बार अंजलि को कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए अभी अंजलि को श्वेता के बारे में कुछ ना पता चले तो ही ठीक है, क्योंकि अंजलि एक माँ है, चाहे वो आलिशा
उसकी बेटी हो या फिर श्वेता। इसलिए अगर उसे श्वेता के बारे में कुछ भी पता चलेगा ना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। और अगर इस बार वो मल्होत्रा हाउस में चली गई तो ये तो तुम में भी पता है ना कि मेरे पापा किस तरह से अंजलि की जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस सब फिर तो शायद हम भी उसे नहीं बचा पाएंगे। राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ यार, बात तो सही है बिल्कुल तुम्हारी। तुम सच में शायद अंजलि को इसके बारे में ना बताना ही सही होगा, क्योंकि अंजलि जब तक यहाँ है तब तक ही वो सेफ है। और ये कहते हुए महेंद्र पीरामल अब कहते हैं, आलिशा बेटा कैसी हो आप, क्योंकि अब वो आलिशा से बात करने लगते हैं। इधर अपने मामा की आवाज़ सुनते ही आलिशा अब पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है तो सामने उसके महेंद्र मामा खड़े हुए थे और साथ में राजीव गुलेरिया भी। अब यहाँ पर ये आवाज़ सुनते ही अब आलिशा कहती है, मामा जी बताइए ना, क्या रोहित मारवा ठीक हैं? अब उनकी कैसी तबीयत है? और मेरे धनंजय मामा जी, उनकी कैसी हालत है? क्या उन्हें होश आ गया है? अब यहाँ पर ये सुनते ही अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब आलिशा की ये बात सुनकर वो और भी घबरा जाते हैं। लेकिन अब उन्हें पता था कि आलिशा के ऊपर क्या बीत रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर अब उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। तो वहीं अंजलि मल्होत्रा भी बस आलिशा को ये संभालने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं आलिशा को इतना पैनिक करते हुआ देखकर अब राजीव फिर से अपने मन में सोचता है, आखिर कब तक रोहित मारवा को होश आएगा। तो वहीं इधर दूसरी तरफ आलिशा भी अब अपने मन में यही सब सोचती है कि हमें पता है कि वो रोहित मारवा नहीं बल्कि वो राहुल मारवा है। अरे हमें बचाने के लिए वो सामने आ गए थे, बिना फाइटिंग आते हुए भी वो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। काश उस समय वो हमें बचाने के लिए बिल्कुल भी बीच में नहीं आते तो हमारा वार उनके ऊपर नहीं जाता। अरे उन्हें तो फाइट करनी भी नहीं आती थी। हम कैसे भूल सकते हैं, हालांकि शायद इन सबको नहीं पता है, लेकिन राहुल बस हमें बचाते हुए ही जख्मी हुए हैं। हम इसके लिए खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज उनकी जो कुछ भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है। अगर वो उस समय बीच में नहीं आते तो शायद हम उस वार को रोक लेते, लेकिन वो क्या है ना, हमें बचाने के चक्कर में वो पहले ही बीच में कूद पड़े। यहाँ पर अब सभी आलिशा को ही संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में लेटे हुए इधर धनंजय पीरामल के हाथों की उंगलियां में फिर से अब मूवमेंट आने लगती है और साथ के साथ अब उन्हें कुछ अपनी बंद आँखों में ही अब उन्हें कुछ विजन भी आने लगते हैं। और जो विजन उन्हें यहाँ पर अपनी आंखों में दिखाई दे रहे थे वो कुछ ब्लर दिख रहे थे। उन्हें कुछ अच्छे से समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या देख रहे थे। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में यहाँ पर आयशा इधर अपनी ही सोच में थी। आयशा मारवा भी यही सोच रही थी कि सच में कितना वक्त हो गया है, लेकिन आज भी उनके यशपाल पापा हर कदम पर उसके साथ हैं और वो मन ही मन उनके लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है कि तभी अचानक से वो उन्हें याद आता है कि बच्चों को यहाँ से दूर गए तो काफ़ी वक्त हो गया है। कितना समय हो गया है बच्चों को यहाँ से गए हुए, पता नहीं बच्चे यहाँ पर वापस कब आएंगे। यहाँ आयशा मारवा बच्चों को मिस कर रही थी। जब आयशा यहाँ बच्चों को मिस कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में अब एक बार फिर से धनंजय पीरामल का ख्याल आता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से उसकी धनंजय से कोई भी बात नहीं हुई थी। हालांकि हर बार किंग यानी के बूढ़े किंग बस उसे यही कहकर टाल रहे थे कि वो राजमहल को संभालने में बिजी है। इसलिए आज वो अपने रूम में के सिस्टम के पास फिर से एक उम्मीद के साथ जाती है। वहाँ जाने के बाद अब वो सिस्टम के पास जाकर बैठ जाती है और उसे ऑन कर देती है, इस उम्मीद से कि शायद आज तो उसकी धनंजय से बातचीत हो जाएगी। ये सोचकर वो जैसे ही यहाँ पर धनंजय के फोन पर फिर से कॉल मिलाती है। कुछ देर के बाद जैसे ही अभी यहाँ पर उसने कॉल मिलाया तो ये एक लंबी रिंग जाने के बाद जब सामने से फिर से कोई भी आवाज़ नहीं आती तो इधर आयशा फिर से घबरा जाती है और वो अब अपने मन में सोचती है, आखिर कहाँ बिजी हैं ये धनंजय। अरे कितना समय हो गया है, इतना समय तो उन्हें कभी भी नहीं लगता था। कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं या वो हमें भूल गए हैं। अरे क्या उनके पास हमसे बात करने तक का भी टाइम नहीं है। हद होती है लापरवाही की भी। सच में क्या इनकी लाइफ में मेरी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं। अब यहाँ पर ये आपने अच्छा नहीं किया धनंजय। इधर वो यहाँ पर धनंजय के बारे में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आयशा के मन में धनंजय के लिए बहुत कुछ चल रहा था।
तो वहीं इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर करण गुलेरिया की नज़र भी काफ़ी वक्त से बस धनंजय पीरामल के फ़ोन पर ही थी। वो अपने मन में यही सोचते हैं, आखिर किसका कॉल आ सकता है धनंजय के फ़ोन पर। एक मिनट, कहीं ये दुश्मनों का फ़ोन तो नहीं है ना, क्योंकि करण गुलेरिया के पास यहाँ पर धनंजय पीरामल का ही फ़ोन था। जब यहाँ पर आयशा मारवा बार बार धनंजय को कॉल कर रही थी तो ये उसी नंबर पर कॉल जा रहा था। हालांकि करण गुलेरिया को इसके बारे में नहीं पता था कि दूसरी साइड से आयशा मारवा है, लेकिन वो एक पल के लिए घबरा जाते हैं कि कहीं दुश्मन धनंजय के बारे में पता करने के लिए तो कॉल नहीं कर रहे हैं कि कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि धनंजय भी जिंदा है। यहाँ करण गुलेरिया भी यही सब सोचकर अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में अब स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ आती है, जो कि अभी करण को कह रही थी, क्या हुआ है करण, तुम धनंजय के फ़ोन को ऐसे क्यों देख रहे हो। यहाँ पर स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं स्वाति, पिछले 6 महीने से इसके फ़ोन पर इंटरनेट से कॉल आ रहा है। ये सेम वही कॉल है, क्योंकि मैं इस कॉल को जानता हूँ, ये एक इंटरनेट कॉल है। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर धनंजय को ये कॉल कौन कर सकता है, क्योंकि लगभग सभी को यही लगता है कि धनंजय मर चुका है। ये तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो सब तो बस हम ही जानते हैं। तो फिर ये कौन हो सकता है जो फिर भी धनंजय को बार बार कॉल कर रहा है, क्योंकि धनंजय की मौत की खबर तो सब जगह फैल चुकी है। बस इस कॉल को देखकर मैं हर बार सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। इधर करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, अभी अपने दिमाग को शांत करो, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी ये कॉल कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि धनंजय भाई तो ना तो यहाँ पर है और ना ही वो अभी फ़ोन को उठाने की हालत में है। चाहे वो कोई उनका शुभचिंतक हो या दुश्मन हो, इस फ़ोन को भी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अभी चलो और डिनर करते हैं और उसके बाद ही इस बारे में हम दोबारा बात करते हैं। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो स्वाति, चलो। और ये कहते हुए ही करण और स्वाति दोनों ही इधर डिनर के लिए नीचे चले जाते हैं। जहाँ एक तरफ करण और स्वाति डिनर के लिए पहुंच जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस में यहाँ पर यशपाल अग्रवाल नताशा के साथ डिनर कर रहे थे, क्योंकि वो उसे ही आयशा मारवा समझ रहे थे। और वो अब उसे कहते हैं, अब चलो आयशा, मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार रोहित को देख कर आता हूँ, क्या पता उसकी बॉडी में आज कोई इम्प्रूवमेंट दिखे। इधर यशपाल की ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं। तो वहीं उसके एक्सप्रेशन को इस तरह से बदलता हुआ देखकर अभी यशपाल अग्रवाल कहते हैं, क्या हुआ आयशा, सब कुछ ठीक तो है ना, मेरा मतलब है कि तो यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर नताशा कहती है, नहीं पापा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर तो वैसे भी सब कुछ तो ठीक ही है। और वैसे भी अपने पापा के घर में किसी बेटी को कोई प्रॉब्लम होती है क्या, और वैसे भी रोहित आपका बच्चा भी तो है, आप जब चाहें तब रोहित से मिल सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। वैसे मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। इधर जैसे ही नताशा ने ये कहा तो उसकी बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, परमिशन, लेकिन किस चीज़ की परमिशन आयशा। तो भी यहाँ पर नताशा कहती है, पापा अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर सब जगह घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनते ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अपने मन में ही सोचते हैं, आयशा माई चाइल्ड, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कि तुम यहाँ पर उस लक्ष्य को ही ढूंढने के लिए आई हो। वैसे शक तो मुझे पहले ही हो गया था। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि उस हंसराज को छोड़कर मेरे इस घर में रहने के लिए आ जाओ, लेकिन तुम मना कर देती थी। तुमने कभी भी यहाँ पर मेरे साथ आकर रहने के लिए हाँ नहीं किया। लेकिन अब मैं नाउ आई रियली वांट टू नो हु इज़ द रियल डॉटर ऑफ अनंता।
एट एनी कॉस्ट। कौन है अनंता की वो बेटी? वैसे अनिका गुलेरिया के साथ ये खेल खेलने में मुझे भी मज़ा तो बहुत ही आएगा। अनिका गुलेरिया, मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हें वो वार दूंगा ताकि तुम संभल भी नहीं पाओगी। ये कहते हुए ही वो अब यहाँ पर अब नताशा की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं उनके दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें ही चल रही थी। इधर अब अपने मेल को फिनिश करने के बाद अब वो कहते हैं ओके आयशा, मैं रोहित से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर उनके जाने के बाद नताशा की नज़र तो अब उसी फ्लोर पर ही थी और वो अब अपने मन में ही सोचती है अब मुझे अनिका की दी हुई डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि पापा को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरह से मैंने आज पापा से ये पूछा है मुझे लग रहा है उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया है कि मैं यहाँ पर अपने किसी मकसद से आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे हर हाल में इससे पहले उन्हें मुझ पर शक हो मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये सोचकर ही नताशा भी यहाँ पर उस फ्लोर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि नताशा को लगता है कि अभी उसके पापा तो रोहित से मिलने के लिए गए हैं, तब तक वो उस फ्लोर से पर चेक करके आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ से यशपाल अग्रवाल भी अब उस रूम में आ जाते हैं जहां पर राहुल को लिटाया गया था। उसके पास जाकर अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल वहीं पर ही जाकर बैठ जाते हैं और वो बस यहाँ पर जिसे वो रोहित समझ रहे थे उसी को ही बड़े ध्यान से देख रहे थे। इधर यहाँ पर रोहित को देखते हुए वो साथ में ही यही कह रहे थे, काश तुम मेरा खून होते तो तुम्हें अपने हाथों से मारकर अपने बाप को गलत साबित करता मैं। मुझे इस बात का अफसोस होगा रहता। वैसे क्या कुछ नहीं सुना था मैंने तुम्हारे बारे में, डिफेंडिंग चैम्पियन एंड ऑल माय फूड। मेरे आगे तुम बच्चे हो बच्चे, तुम किसी भी काम के नहीं हो। मैंने सोचा था कि जिसकी रगों में हमारा खून होगा वो बच्चा कैसा होगा। मैंने ना जाने क्या कुछ सोचा हुआ था। मैंने तुम्हारे बारे में भी कितना कुछ सुना था कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं निकले। वेट माय मिस्टेक। जब तुम्हारी माँ ही मेरी बहन की बेटी नहीं है तो तुम्हारी रगों में हमारा खून कैसे हो सकता है। एनीवे तुम हमारे खून हो ही नहीं। एनीवे मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा बचो या फिर नहीं। आई डोंट केयर अबाउट इट। और वो लक्ष्य भी वो भी मेरे अब किसी भी काम का नहीं है। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब उस रूम की विंडो के पास जाकर अब आसमान की तरफ देखने लगते हैं। कुछ समय देखने के बाद अब वो यहाँ पर फिर से कहते हैं, पापा यू वाज रोंग। मेरा अंत जो कर सके ऐसा कोई तो पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने ही कहा था ना कि कोई तुम्हारा वंशज ही मेरा खून करेगा। तो देखो ये तो होने से रहा। इवन अब ये बात तय है कि अब मेरी मौत अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल भी यहाँ पर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ से नताशा भी अब तक उस फ्लोर पर आ जाती है जिस फ्लोर पर आने के लिए वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर यशपाल अग्रवाल से पूछ रही थी। और उस एक फ्लोर पर यहाँ पर 10 रूम बने हुए थे। नताशा को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ पर लक्ष्य को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था और उसके पास यहाँ पर उसके सामने रूम ज़्यादा थे। वो सब कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो कौन से कमरे से लक्ष्य को तलाशना शुरू करे। वहीं दूसरी तरफ इधर यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर नताशा लक्ष्य को ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ इधर इंडिया में मनाली के डोगरा हाउस में यहाँ पर जहाँ निखिल और भूमिका रह रहे थे, निखिल के पास अब यहाँ पर रखा हुआ सेंसर अब जोर से वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि निखिल ने अपने पास एक सेंसर रखा हुआ था ताकि जब भी वो वाइब्रेट करेगा तो उसे उसका सिग्नल मिल जाएगा। इधर उस वाइब्रेशन की आवाज़ को सुनकर अब भूमिका एकदम से ही घबरा जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी निखिल सो रहा था और भूमिका बस उस सेंसर को ही देख रही थी।
इसलिए निखिल को सोया हुआ देखकर अब भूमिका जल्दी से निखिल के पास जाती है और अब निखिल को उठाते हुए कहती है, निखिल निखिल देखो इसे इसे ये क्यों बज रहा है, जरूर जरूर ये कोई सिग्नल दे रहा है। निखिल उठो, जल्दी से उठो। निखिल जो कि अभी सो रहा था, भूमिका की आवाज़ को सुनने से वो भी अभी अचानक से उठ जाता है और अब वो यहाँ पर उठते ही भूमिका से कहता है, क्या क्या हुआ भूमिका, सब ठीक तो है ना? वो नेत्रा तो कहीं नहीं भाग गई? अब निखिल की इस बात को सुनकर अब यहाँ भूमिका कहती है, नेत्रा कहीं भी नहीं भाग सकती है, उसके बारे में तो तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि नेत्रा के पास भागने के लिए हम उसे समय देंगे तो ही वो भाग पाएगी ना। एनीवे मैं ये कह रही थी कि देखो ये सेंसर बज रहा है। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब निखिल जब सामने देखता है तो अब उसे पता चल जाता है और अब वो यहाँ पर कहता है, ओ माय गॉड, आयशा मारवा तो यहाँ पर लक्ष्य के काफ़ी करीब है, क्योंकि आयशा लक्ष्य के काफ़ी करीब है और इसीलिए ये सेंसर बज रहा है। बस अब वो किसी भी तरह से लक्ष्य तक पहुँच जाए। तो अभी यहाँ पर निखिल ने इतना ही कहा था, क्योंकि तो कहने पर ही निखिल वहीं पर ही चुप हो गया था। इधर निखिल की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर भूमिका कहती है, तो क्या निखिल, अपनी बात को पूरा करो, तुम कहना क्या चाहते हो? भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए अब निखिल कहता है, पता नहीं भूमिका, तुम ये सब छोड़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पर इधर निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, कहीं तुम अपने पापा की बात तो नहीं कर रहे हो ना निखिल? क्या उनकी नज़र सच में ताई जी पर है? अब भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, हाँ इनफैक्ट उनकी नज़र तो उन चीज़ों पर भी होती है भूमिका, जो हमारी नज़रों से छुपी रहती है। खैर ये सब छोड़ो, मैं भी अनिका मैडम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर अब हमें इस नेत्रा का क्या करना है, क्योंकि अनिका मैडम ही हमें नेत्रा के बारे में कोई सजेशन दे सकती है। कितना समय हो गया इसे यहाँ पर बंधक बनाए हुए, आखिर अब आगे इसका क्या करना है। निखिल की इस बात पर भूमिका कहती है, तुम्हें पता है ना कि नेत्रा को मारने से पहले हमें इसके क्रिएट किए हुए इल्यूजन को ख़त्म करना होगा, और एक बार वो इल्यूजन ख़त्म हो जाए तो हमें इस नेत्रा को मारने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा निखिल। बस हमें किसी भी तरह से उस इल्यूजन को सबसे पहले ख़त्म करना है। वो इस बात को सुनकर अब यहाँ पर निखिल कहता है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। यहाँ भूमिका और निखिल इधर अपनी ही सोच में थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर सुबह होने को थी। कुछ ही देर में यहाँ पर सनराइज होने वाला था। इधर अब भीमेश्वरी गांव में अब रोहित जल्दी से रेडी हो जाता है और वो बारियन को भी रेडी होने के लिए कहता है। वो आर्यन को जल्दी से कहता है कि बेटा अब तुम्हें भी जल्दी से बात ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो हम लेट हो रहे हैं। इधर ये सुनते ही आर्यन, जो कि अभी अपनी आंखों को ही मसलने लगता है, वो जब सामने घड़ी की तरफ देखता है तो वो भी यही सोचता है, मुझे कुछ भी करके लेट करना चाहिए, ताकि वो उसी टाइम पर मंदिर जा सके। क्योंकि आर्यन भले ही रोहित ने उसे कितनी ही बार क्यों ना मना किया हो, वो ये चांस बिल्कुल भी नहीं खो सकता था कि वो मंदिर में अपनी माँ से मिले। जब उसकी मम्मा रिया और अलेक्जेंडर के साथ आती है, वो बस लेट करके उसी टाइम पर ही उस मंदिर में पहुंचना चाहता था। हालांकि रोहित उनसे पहले जाना चाहता था। और अब यहाँ पर आर्यन अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, डैड सनी चाचू भी हमारे साथ चलेंगे ना मंदिर में? इधर आर्यन की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अगर तुम्हारे सनी चाचू को चलना है तो वो चल सकते हैं, वैसे मैं उसे मना नहीं करूँगा, वो उसकी चॉइस होगी। इसलिए अब तुम जल्दी से ब्रश करो और हाँ जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ, फिर हमें मंदिर चलना है। इधर ये सुनते ही आर्यन कहता है, ओके डैड। और अब वो यहाँ पर बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी अभी उसके दिमाग में एक बात आती है। जैसे ही उसके दिमाग में बात आई, वो पीछे मुड़कर कहता है, डैड क्या आप डॉक्टर अमृता के बारे में जानते हैं? क्योंकि कल शाम जो यहाँ पर रिया अलेक्जेंडर, आर्यन और सनी चारों ने जो प्लान बनाया था, क्योंकि रिया ने कहा था कि उन्हें एक बार उसके डैड को डॉक्टर अमृता से मिलने के लिए कहना चाहिए। इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर ना रिया थी ना अलेक्जेंडर था, इसलिए अब यहाँ पर आर्यन सोचता है कि उसे ही इसके बात के बारे में पहल करनी चाहिए। इधर आर्यन के मुंह से डॉक्टर अमृता का नाम सुनकर अब रोहित यहाँ पर आर्यन के पास आकर अब उसके हाथ को पकड़कर अब उसे बेड पर बिठाकर कहता है, आर्यन आप डॉक्टर अमृता के बारे में क्या जानते हैं?
अपने डैड की ये बात सुनते ही बारियन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं डैड, वो क्या है ना कि वो वर्ल्ड की बेस्ट न्यूरो सर्जन है ना, मुझे उनके बारे में बस इतना ही पता है। वो क्या है ना कि आप अपने पिछले 6 सालों की मेमोरी आपकी लॉस्ट हो गई है। इसलिए मैं क्या कह रहा था डैड, आप एक बार उनसे कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिमाग की एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक बार उनसे कंसल्ट करेंगे तो शायद आप अपने पिछले 6 सालों की मेमोरी को फिर से वापस पा लें। ये सुनते ही यहाँ पर रोहित कहता है, आर्यन बेटा, आज तक डॉक्टर अमृता को किसी ने भी नहीं देखा है। वैसे अगर आपके दिए हुए आइडिया के बारे में मैं सोचा जाए तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अब चलो जल्दी से जाकर शावर ले लो, हम लेट हो रहे हैं। रोहित की ये बात सुनते ही बारियन भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अवंतिका के घर में यहाँ पर अनिका की नींद भी इधर अपने रूम में अब खुल जाती है और अब वो उठने के बाद अब वो सीधा ही किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। अनिका जब यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से हक किया है और साथ ही साथ उसके गालों पर अब किस करते हुए ही कहता है, गुड मॉर्निंग अनिका। जैसे ही अनिका को ये एहसास होता है तो इस एहसास के कारण अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसके गाल यहाँ पर एप्पल की तरह बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और अब यहाँ पर अनिका कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा, फाइनली आपको मेरी याद आ ही गई। यहाँ पर अनिका ये कहती है तो अनिका की इस बात के बाद अब यहाँ पर रोहित कहता है, मेरे होते हुए मेरी अनिका कॉफ़ी बनाए, इट्स नॉट पॉसिबल अनिका। और इधर रोहित की इस बात को सुनने के बाद अब अनिका कहती है, अच्छा तो मिस्टर मारवा, फिर आप ही मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए ना। वैसे मैं वैसे मुझे कैपेचिनो पीना है। इधर अनिका अब रोहित के साथ बिताए हुए इधर अपने ही ख्यालों में खड़ी थी कि तभी अब उसकी किचन की विंडो के पास आकर अब एक बर्ड बैठ जाती है, क्योंकि ये अनिका यहाँ पर बस अब अपने ख्यालों में ही सोच रही थी कि काश रोहित को सब कुछ याद होता तो आज उसकी ये मॉर्निंग उसके इस सपने के जैसे ही हसीन होती। इधर उस बर्ड की आवाज़ को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या बात है, आज तुम सुबह यहाँ पर आ गई। और ये कहते हुए ही अनिका अब मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी निकालकर अब उसके सामने रख देती है। तो वो बर्ड भी अब उसे कहती है, तुम्हें कुछ पता चला मिस्टर मारवा के यहाँ आने का मकसद। इधर उस चिड़िया की ये बात सुनते तुम्हें पता चला मिस्टर मारवा के यहाँ आने का मकसद। इधर अनिका की ये बात सुनते ही वो पंछी अभी ना में अपना सिर हिला देती है और उसके इस रिएक्शन पर अब अनिका कहती है, आखिर क्या वजह हो सकती है जो मिस्टर मारवा यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन कहता है कि जिन 3 दिनों तक मिस्टर मारवा किडनैप थे उन्हें जरूर कुछ ऐसा पता चला है, कुछ ऐसा जिसे कि वो अब तक हम सभी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो क्या बात हो सकती है, कुछ तो ऐसा है जो वो मुझसे छिपा रहे हैं। या अनिका भी अपनी ही सोच में थी, क्योंकि अनिका को अब शक होने लगा था कि जब मिस्टर मारवा को किडनैप किया गया था तो उन 3 दिन के अंदर उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ही मिस्टर मारवा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब अनिका अपनी सोच में थी तभी उसके कानों में अब आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मामा। इधर इस आवाज को सुनकर जैसे ही अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो सामने रिया और अलेक्जेंडर दोनों ही उसके सामने खड़े थे। उन दोनों को एक साथ देखकर अब अनिका कहती है, तो अब आप उठ गए, चलो अब चलिए आप दोनों एक करके जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हमें मंदिर भी तो जाना है। तब तक मैं भी यहाँ पर साफ सफाई कर देती हूँ। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, मॉम मैं और अलेक्जेंडर भी आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर साफ सफाई करने में। इधर उसकी इस बात को सुनकर अनिका कहती है, ठीक है फिर चलो मिलकर हम सभी अपने घर को साफ करते हैं। एक तरफ जहाँ पर अब ये तीनों अपने डेली के रूटीन के हिसाब से अब इस घर को साफ करने लग गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर दिल्ली में मारवा हाउस में बने सीक्रेट लैब में अभी प्रीति अपने सामने बैठे हुए एक शख्स को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि प्रीति अभी भी यहाँ पर मारवा हाउस में सीक्रेट लैब में ही थी। कुछ ही देर में जब वो शख्स इधर अपनी आंखें खोलता है
तो यहाँ पर प्रीति उसे कहती है, क्या क्या अब आप ठीक हैं? यहाँ प्रीति इनसे बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर अब एनी भी वहीं पर आ जाती है और एनी के साथ साथ यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। इधर जॉन को सामने देखकर अब एनी कहती है, ऑल गुड जॉन, मेरा मतलब है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी में किसी को तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई शक तो नहीं हुआ ना? एनी की ये बात सुनते ही अब जॉन कहता है, खुद को सिद्धार्थ गुलेरिया के रिप्लेस में बड़े ही आराम से खुद को सिद्धार्थ गुलेरिया के रिप्लेसमेंट में बड़े ही आराम से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या उन्हें होश आया है? तुम काफ़ी वक्त से उनके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी ना? अब जो उनकी इस बात पर अब एनी कहती है, अंदर चलकर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। और ये कहते हुए ही वो दोनों अभी उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर प्रीति पहले से ही मौजूद थी, जो यहाँ पर किसी शख्स के होश में आने का ही इंतजार कर रही थी। अब वो तीनों अब यहाँ पर इसी रूम में एकत्रित थे और वो तीनों अब यहाँ पर इसी शख्स को ही देख रहे थे। तो वह प्रीति अब उनसे कहती है, क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं? इधर प्रीति ने ये कहा ही था कि तब यहाँ पर अब प्रीति को सामने से आवाज़ आती है, हाँ मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूँ।